हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग फीचर ऑफ C++। ये फीचर C++ में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होता है, जावा में अवेलेबल नहीं होता। पाइथन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक फंक्शन या डबल अंडरस्कोर फंक्शंस। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद के साथ डेवलपर्स रीडिफाइन करते हैं ऑपरेटर्स को वर्क विद यूजर डिफाइंड टाइप। जैसे कि हमने अभी देखा है कि इंट a प्लस बी लिखते हैं, तो उसमें जो a और b है वो इंटीजर या फ्लोट प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं। तो अगर हमने उनको एक कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करवाना है, यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप्स के ऊपर काम कराना है, तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेते हैं। और इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक ऑपरेटर फंक्शन क्लास के अंदर, वो कि एक मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और नॉन मेंबर फंक्शन यानी कि फ्रेंड और रेगुलर फंक्शन की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इसके फायदे बहुत हैं, जैसे कि हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि हमारे क्लास ऑब्जेक्ट्स बिहेव लाइक बिल्ट इन टाइप्स, यानी कि अगर हम क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर हम दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं या दो टाइम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो अलाउ हो जाता है, और इसके कारण हमारी कोड की रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। सो लेट्स गो। So let's start with the operator overloading feature of C++। अब हमने देखा है कि अगर हमने जो दो नंबर्स को ऐड करना हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने a प्लस b को ऐड करना है और a और b इन टाइप के हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इन टाइप के हैं, तो उस केस में हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं और ये ऑपरेटर्स जो होते हैं इस तरह से इसमें एडिशन परफॉर्म करते हैं। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारे पास प्लस ऑपरेटर है वो डायरेक्टली मैप हो जाता है ऐड इंस्ट्रक्शन बाय द कंपाइलर। तो ये जो मैपिंग होती है इस कारण ऑटोमेटिकली वो इंस्ट्रक्शन ऐड में कॉल करके इसको ऐड करके रिजल्ट्स दे देता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें कि डबल के लिए भी अगर हम दो नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो ये डबल के लिए भी यानी कि डबल टाइप के लिए भी ये सपोर्ट करता है। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्ट्रिंग के केस में भी, जो कि हम खुद यहाँ पे अवेलेबल होती है C++ में, उसके लिए भी ये ऐसे दो स्ट्रिंग्स अगर हमने बनाई है तो उसके लिए हार्ड कोडेड होने के कारण ये ऑटोमेटिकली मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन ऐड इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रिमिटिव टाइप्स के लिए ये हमारे पास सपोर्टेड है, इंट, फ्लोट, डबल या इनफैक्ट स्ट्रिंग के लिए भी सपोर्टेड है। बट अगर यही काम अगर हम यूजर डिफाइंड टाइप्स के साथ काम करते हुए करना चाहते हैं, जब हम उनके साथ काम करते हैं तो उस केस में जब हम कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास बनाते हैं और उसके दो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि C1 और C2 हमने बनाए हैं उनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाती है। तो कंपाइल टाइम एरर का क्यों आती है? क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज आ गई है और ये यूजर डिफाइंड टाइप के लिए कैसे करना है। इसी तरह अगर हमने दो टाइम के ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं T1 और T2, तो उस केस में भी हमारे पास ये अगर हम इनकी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो भी हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अलाउ कर सकें कि ये वर्क कर पाए यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए, तो इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली ओवरलोड करना पड़ता है प्लस ऑपरेटर को। तो यहाँ पे अगर हम प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करके प्रोवाइड कस्टम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसकी खुद की फंक्शन की डेफिनेशन, तो उस ये फीचर पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग फीचर ऑफ C++, जो कि C++ में सपोर्टेड होता है। अब बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग फीचर की मदद के साथ होता क्या है कि जो डेवलपर्स हैं वो रीडिफाइन द ऑपरेटर्स कैसे काम कर सकते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स के साथ। तो बेसिकली इंटरनली जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें इंटरनली, यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो जस्ट इन C++ आर फंक्शन कॉल्स। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब भी हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं विद स्पेशल सिंटेक्स, तो हमें यहाँ पे यूजर डिफाइन के लिए उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा स्पेशल सिंटेक्स। तो उसका एक स्पेशल सिस्टम होता है, जैसे कि कंपाइलर
वहाँ पे अगर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है तो वो किस पर्टिकुलर वर्जन को कॉल करेगा, किस टाइप और नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ऑपरेटर फंक्शन हम यहाँ पे जो डिस्कस किया है कि जो अवेलेबल होता है उसको हम स्पेसिफिकली यहाँ पे रीडिफाइन करते हैं और एक खुद का ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं, या इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द क्लास, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं। तो उसको एज अ मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे उसका मैंने सिंटेक्स स्पेसिफाई किया है। तो उस ऑपरेटर फंक्शन का नाम क्या होगा, ऑपरेटर फॉलोड बाय द सिंबल, यानी कि अगर प्लस लिखना है तो प्लस, माइनस लिखना है तो माइनस। और ये अगर मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो ये स्पेसिफिकली तब यूज किया जाता है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इन द क्लास ऑब्जेक्ट होता है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे तब यूज करते हैं। तो ये हम नॉर्मली कई स्पेशल ऑपरेटर्स अगर हमने प्लस के साथ भी यूज कर सकते हैं, अगर दोनों जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्लाउड, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कॉम्प्लेक्स टाइप्स के हैं, तो कुछ केसेस में ये प्रेफर किया जाता है प्लस में, बट ये मस्ट नहीं होता, पर कुछ केस के लिए ये मस्ट होता है, वो आगे जाके देखते हैं। और ए प्लस बी कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनली, तो जब हम ये लिखेंगे अगर हम अपने यूजर डिफाइंड टाइप के लिए, तो ये इंटरनली ऐसे कन्वर्ट होगा। ए डॉट ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे ये जो डॉट ऑप है ये बता रहा है कि ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो रहा है प्लस, और इसका ये नाम है। इसी तरह वर्क्स ओनली इफ ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप। इसके अलावा हम नॉन मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं। नॉन मेंबर फंक्शन का मतलब जो इस मेंबर क्लास का मेंबर नहीं होगा। तो इसको हम स्पेसिफिकली ऑपरेटर प्लस, जैसे कि अगर सिमेट्रिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वहां यूज किया जाता है प्लस में भी, जैसे हमने लिखना हो 5 प्लस C1, जैसे C1 एक कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट है तब, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम बाय रेफरेंस पास करेंगे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, और यहाँ पे कॉन्स्ट इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया है। इसके अलावा इसका a प्लस बी कन्वर्ट हो जाएगा ऑपरेटर प्लस a कॉमा बी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, और इट इवन वर्क्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ a इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नेम। तो इसकी आगे डिटेल पढ़ते हैं अभी कैसे काम। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम शो करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि उनके सिंटेक्स को सपोर्ट करते हुए। तो यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं उसके लिए ऑपरेटर फंक्शंस बनाते हैं। तो हम एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाने जा रहे हैं जिसके दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने एक रियल और इमेजिनरी नाम के दो अलग अलग डेटा मेंबर्स ले लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए। ओके, सो अब हम पब्लिक मेंबर फंक्शंस बनाएंगे। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। इसके लिए मैं कॉम्प्लेक्स डबल आर ले लेता हूँ जिसको मैं इनिशियलाइज भी करवा लेता हूँ 0.0, और इसी तरह एक इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं आई लिख लेता हूँ। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद के साथ ये काम कर रहे हैं। तो आप इनकी वैल्यूज जो भी पास करेंगे वो इनको इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको C1 नाम दे देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज जो रियल पार्ट की होंगी वो 2 होंगी और इमेजिनरी पार्ट की 3 होगी। तो ये नजर आएगा 2 + 3i। इसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं C2, और इसकी वैल्यू 1 - 1। ये भी एक ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स क्लास का, और इसकी वैल्यू आएगी i 1 - i, क्योंकि 1 - 1i या i लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इन दोनों को सम करना है। अगर हम सम करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज दे रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये प्लस कैसे काम करेगा। तो इसके लिए मुझे एक ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे आप नोटिस कर रहे हैं ऑपरेटर प्लस लिख दिया मैंने, जैसे सिंटेक्स में लिखा था। अब ये मैं मेंबर फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मुझे सिंगल पैरामीटर पास करना है, क्योंकि ये करंट ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाले को अज्यूम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे इनकी वैल्यूज सम करने के बाद, अदर प्लस इमेजिनरी और अदर प्लस रियल दोनों को ऐड करके। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक
प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं कॉम्प्लेक्स C1, ये मैं अगर C1 प्लस C2 लिखता हूँ उसका रिजल्ट। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज चाहिए होंगी रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो मैं गेट रियल इनकी वैल्यू, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स हैं बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ इनकी वैल्यूज को एक्सेस कराने के लिए। तो गेट रियल एक वैल्यू रिटर्न करेगा रियल पार्ट की, और इसी तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ मेंबर फंक्शन गेट इमेजिनरी, जो कि रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट रिटर्न करेगा। तो मैं कॉम्प्लेक्स C1 प्लस C2 का रिजल्ट निकालता हूँ, और सी आउट के लिए मैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जैसे करता आ रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। और ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है जिसको मैंने यूज़ किया है। ओके, इसमें यहाँ पे प्लस हो गया, तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं इनको इंडिविजुअली शो करना चाहता हूँ। अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाए, प्लस सिंबल सेपरेटर आ जाए, एंड में आई भी लिखा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का रिजल्ट आ गया। अगर मैं 2 + 1 3 करूँ और 3 - 1 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 5 प्लस या C1 करता हूँ तो भी मेरे को वो आंसर में एरर दे रहा है, ऑपरेटर को नहीं समझ आता, क्योंकि C1 प्लस C2 के लिए तो सपोर्ट करता है प्लस, पर 5 प्लस C1 के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, ऑपरेटर फंक्शन, जिसमें वो एक कांस्टेंट वैल्यू को भी ऐड कर सके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक कॉम्प्लेक्स टाइप और दूसरा एक डबल टाइप की वैल्यू को पास कर रहा हूँ। अब इसकी डेफिनेशन मैं देने जा रहा हूँ। फ्रेंड फंक्शन है तो बाहर जाके मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी है। रिटर्न वैल्यू इसकी कॉम्प्लेक्स होने वाली है और इसको पैरामीटर्स दोनों रिसीव होंगे और ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे उनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सी रियल के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर देगा और ये रिटर्न कर देगा। अभी 5 प्लस नहीं चलेगा, अभी C1 + 5 चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने 5 को ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं 5 प्लस के लिए यहाँ पे अलग से इसको पहले लिखना पड़ेगा डबल वैल्यू को, एक और फ्रेंड फंक्शन बना देता हूँ और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मुझे यहाँ पे उसके एक फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन मैंने दे दी है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे उसको कॉल करते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग ओवरलोडेड फंक्शन कॉल कर लेगा। तो ये सारे ऑपरेटर फंक्शंस हैं, एक हमने मेंबर फंक्शन बनाया और 2 हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे 5 प्लस C1 के लिए भी चल गया, तो मैं यहाँ पे सेपरेट अलग अलग स्टेटमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ। तो ये पहले की हो गई। सिमिलरली C1 + 5 के लिए भी मैं 4 के लिए कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अलग अलग आउटपुट्स नजर आ जाए। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। C3 सम 3 अलग अलग वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स टाइप के। अब इसके आउटपुट और लाइन सेपरेटर में ऐड कर लेता हूँ ताकि ये अलग अलग लाइन पे नजर भी आ सके। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप कब यूज़ करते हैं मेंबर फंक्शन टू ओवरलोड एन ऑपरेटर। यानी कि आपने अभी देखा कोड में कि आपने एक मेंबर फंक्शन बनाया और एक नॉन मेंबर फंक्शन, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। तो कब ये वाला मेंबर फंक्शन या जो हमने सिंटेक्स में ऐसे यूज़ किया था जिसमें हमने प्लस डाला था, तो वो कब यूज़ करते हैं। तो पहला है कि व्हेन द ऑपरेटर हैवीली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल स्टेट और कंटेक्स्ट ऑफ द क्लास, यानी कि वो इंटरनल स्टेट या कंटेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि अगर हमने इस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे एज अ मेंबर फंक्शन। अब इसके लिए जैसे कि अगर मैंने C1 = C2 लिखना हो, पर मैं यहाँ पे एक और छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ। आप अपने कोड में C1 और C2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई हुई है माई क्लास,
अब इसमें मैं एक प्राइवेट मेंबर ले लेता हूँ इंट वैल्यू, और यहाँ पे एक जैसे मैंने बाकी बनाया है मैं उसको अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पे सिर्फ मैं ऑपरेटर फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि एज अ मेंबर फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्योंकि इसको विद इन द क्लास बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि मुझे ऑपरेटर इक्वल टू, और ये होती है स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफाई कर रही है कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू फंक्शन यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ वैल्यूज भी डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू डालता हूँ कि माय क्लास आ जाएगा, माय क्लास छोटा लिख लेता हूँ, माय क्लास। अब यहाँ का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको रेफरेंस से पास करना है, और इसको मैंने कॉन्स्ट दे दिया। तो जैसे आप यहाँ पे देखें मैच कर गया, इसके साथ अदर नाम का बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया, तो ये ऐसे मैच कर गया। और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप जो मैंने स्पेसिफाई करनी है वो मैं माई क्लास रेफरेंस ऑपरेटर इसलिए लगाया क्योंकि हम चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो हम C1 इज इक्वल टू C2 ऐसा कुछ लिखें। तो यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करने के बाद हमने वैल्यूज को कॉपी करना है, तो वैल्यू इज इक्वल टू अदर डॉट वैल्यू। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रियल इज इक्वल टू अदर रियल, और इमेजिनरी इज इक्वल टू अदर इमेजिनरी, और इसके बाद हम दिस पॉइंटर की मदद के साथ इसको रिटर्न करा देंगे। तो ये जो अब हमने इसको क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन बनाया हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है। यानी कि अगर मैं मेन के अंदर ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, अगर आप इमेजिन कर लीजिए माय क्लास ए कॉमा बी दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू बी, तो ये सपोर्ट करेगा, ये यानी कि बी जो है वैल्यूज वो ए में कॉपी हो जाए। तो ये इंटरनली कॉल किस में बदल जाएगी, ए डॉट ऑपरेटर इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि हम मेंबर फंक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, और ये रिटर्न करता है पॉइंटर दिस, जो कि हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ इस तरह से वैल्यूज रिटर्न कराने। अगर यहाँ पे मल्टीपल मेंबर्स हैं तो हर मेंबर को आपको इंडिविजुअली ऐसे वैल्यूज एक की जगह सभी कॉपीज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोड किया, तो इसलिए विद इन द क्लास स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि फिर से मुझे एक मिनट यहाँ बना ही लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे करेंगे, सारा रब करने की जरूरत नहीं है। तो इंट वैल्यू और यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक। ओके, तो अब हम एक और ऑपरेटर की बात करें जो कि अवेलेबल होता है हमारे पास, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी इसी तरह हम इसको यूज करते हैं, यानी कि इसको एज ए मेंबर फंक्शन ओवरलोड करते हैं अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने के लिए या यूजर डिफाइंड के साथ काम करने के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं इंट वैल्यू ऐसे एक वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, और इस केस में यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसकी यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसको मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने इसका इंडेक्स पास करना है, एक इंडेक्स वेरिएबल, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी इंट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा, इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा डेटा, या सॉरी यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू की जगह कोई और नाम भी लिख लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट के साथ हम जब ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक एरे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ARR, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ A0 या ARR सॉरी ARR0 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू जारी है, और यहाँ पे ये बट ऑब्वियस जो यहाँ पे ऑपरेटर कॉल होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 10। ठीक है, तो ARR होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के लिए भी काम करता है। अब आगे चलते हैं।
हमारे पास फंक्शन कॉल ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल ऑपरेटर के लिए भी ये काम करता है। तो फंक्शन कॉल ऑपरेटर के केस में मैं यहाँ पे डाटा को गायब करके यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिक बना लेता हूँ। अब इस पब्लिक के अंदर मैं यहाँ पे उस ये रब हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें ऑपरेटर, ये अब हमने ये वाला ऑपरेटर अपलोड करना है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस फंक्शन कॉल में तो वे इंटीजर वैल्यूज मुझे पास करनी। अब इस केस में मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करके इनका प्रोडक्ट a इंटू बी। तो यहाँ पे मुझे जब भी एक इस क्लास का मल्टीप्लाई करके बनाना है तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए मैं जहाँ जहाँ चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इंट रिजल्ट, क्योंकि जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट होगा वो एक इंटीजर वैल्यू है, इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें 4 5 या जो भी वैल्यू पास कर दी। तो इस तरह से आप नोटिस कीजिए ये भी एक मेंबर फंक्शन है और यहाँ पे हमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ रही है। वो तो तब होगा ना जब हमने ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पे जब हमने इस फंक्शन को ओवरलोड किया है, इसके कोड में एक्चुअली रन करके भी दिखाता हूँ अभी, बट फॉर द टाइमिंग आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आउटपुट्स के कारण ये चेंजेस होंगे। उसके बाद एक बात करते हैं मेंबर पॉइंटर एक्सेस ऑपरेटर, जो हमने एरो ऑपरेटर डिस्कस किया है, जो हम पीछे भी डिस्कस करते हैं। अगर इसको भी ओवरलोड करना है तो इसको एज अ मेंबर फंक्शन हमें ओवरलोड करना होगा, क्योंकि ये ऑपरेटर हमें मेंबर्स को एक्सेस कराता है थ्रू एन ऑब्जेक्ट, और इसलिए ये रिटर्न करता है पॉइंटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स ओन इंटरनल डाटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए मेंबर फंक्शन इसको हैंडल कर सकता है, वो भी यूजिंग दिस। तो यहाँ पे हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो उसके लिए अगर मान लो माय क्लास है या कोई आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इस केस में हम पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, स्ट्रक्ट डाटा, और इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हम कॉल करेंगे हेलो, और इसके अंदर हम सी आउट हेलो प्रिंट कर लेते हैं। एंड एन भी आपने लगाया हुआ है, ज़ूम कर लो, यहाँ पे हमने लिख दिया। चलो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर हम बेसिकली एक सॉरी ये मैंने क्या डाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शन कॉल लिख दी है। अब यहाँ पे इसका एक पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर है, इसलिए हम पहले तो पॉइंटर वेरिएबल लिखते हैं और किस टाइप की पॉइंट कर रहा है, डाटा को, जो कि एक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो हमने क्लास बनाई है उसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। तो उसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या नाम है, माय क्लास, और उसके बाद इसका डाटा पार्ट स्टार पी लिख लेते हैं, ठीक है। ये गायब कर देते हैं, ये स्टार पी हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो ptr वेरिएबल है इसको पास कर दिया p। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन के तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा रब करके ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पे चेंज हो रहा है इतना पोर्शन, ओके। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर फंक्शन मैं बनाऊंगा उसको पहले मैं लिखूंगा ऑपरेटर एरो, ठीक है। और उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी, और इसमें मुझे रिटर्न करना है पॉइंटर। अब पॉइंटर किस टाइप का है वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा स्टार, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बन गया, इस फंक्शन को हम कहते हैं ओवरलोडेड सॉरी ऑपरेटर फंक्शन, जो कि हमारे पास एरो ऑपरेटर जो कि हमने यहाँ पे लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस केस में जब मुझे इसको कॉल करना है, यहाँ पे रब कर देते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास माय क्लास
अब इसका हमने एक स्मार्ट पॉइंटर या कुछ भी न्यू डेटा, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो ये इंटरनली किस में बदल जाएगा, हमारे पास sp डॉट ऑपरेटर एरो, और यहाँ पे इस फंक्शन की कॉल, और इसके बाद यहाँ पे हेलो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इंटरनली ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये 4 ऑपरेटर्स मस्ट होते हैं जो मेंबर फंक्शन के साथ ही ओवरलोड किए जाते हैं, यानी कि इनको ऐसे ही करना होता है, इनके लिए कोई प्रेफर या कोई ऑल्टरनेट मेथड नहीं है। आगे चलते हैं, या यूनरी ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, तो उस केस में भी हम इसको ऐसे ही करते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे कि न्यू और डिलीट हमारे पास, और ये नॉट सिंबल या जो हमने निगेट करना हो बाइनरी ऑपरेटर्स का, तो उस केस में हम ये इनको भी मस्ट के साथ यहाँ पे करते हैं। जैसे कि अगर हमने बात करनी हो कि हमारे पास न्यू ऑपरेटर अवेलेबल होता है और उसको भी अगर हमने करना हो, तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास माई क्लास, और इसके अंदर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं न्यू के साथ। तो void पहले लिखते हैं, रिटर्न टाइप बाद में लिखते हैं, ऑपरेटर न्यू, और इसके अंदर हम वैल्यूज पास करते हैं। ये std आपको मालूम है, आपने इंक्लूड की हो, ज्यूम कर लो। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज ही प्रिंट करना है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है पॉइंटर टू और void पॉइंटर, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टम न्यू ऑपरेटर कॉल्ड, या कस्टम न्यू कॉल्ड, जैसे भी लिखना है यहाँ पे /n। तो ये हो गया, और इसमें जो रिटर्न टाइप है वो हमने लिख दी ऑपरेटर न्यू साइज। तो यहाँ पे एक्चुअली न्यू ऑपरेटर एक मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हम मेन क्लास में इंट मेन में लिखेंगे, तो यहाँ पे माई क्लास का को पॉइंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंटर वेरिएबल होता है, और जैसे हम लिखते हैं न्यू, यहाँ पे लिखेंगे माई क्लास। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर हमने एरे के लिए भी बनाना हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, यहाँ पे हम एरे अगर न्यू के साथ हमने करना हो, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे। तो ये न्यू ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड जब करते हैं तो एज अ मेंबर फंक्शन करते हैं। अब न्यू की जगह मुझे डिलीट करना हो, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे डिलीट लिख दूंगा। रिटर्न टाइप में पॉइंटर की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ पे भी हमें उसको पास करना पड़ेगा पॉइंटर। यहाँ पे लिख देंगे कस्टम डिलीट ऑपरेटर कॉल्ड, और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है, और यहाँ पे हमें न्यू की जगह यहाँ पे हमें कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी डालना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल अब हम पढ़ेंगे आगे जाके। कस्टम ऑपरेटर कॉल्ड, और जब हमारे पास न्यू क्रिएट हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिलीट ओबीजे। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पे हमें ज़रूरी मेंबर फंक्शन यूज़ करना चाहिए, कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ हम मेंबर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर आपने एग्जांपल में देखा हमने कैसे प्लस के साथ किया। बट ये सभी ऑप्शंस के लिए नहीं होता, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में C1 प्लस C2 किया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो होता है इज अ क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि मेंबर ऑफ द क्लास, तभी इसको यूज कर सकते हैं। ये इन सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए, या हमने यहाँ पे और भी अर्थमेटिक के साथ कंपाउंड असाइनमेंट, या फिर हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए यहाँ तक, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए, तो इन सभी के साथ हम मेंबर फंक्शन तभी यूज करते हैं अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज अ क्लास ऑब्जेक्ट। ये सभी के लिए सपोर्ट नहीं करता। तो इसका हमने एक प्लस के साथ एग्जांपल देख चुके हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में कि हमारे पास अगर C1 प्लस C2 को प्लस किया है तो ये चल जाएगा, पर जैसे ही हमने 5 प्लस सम ऑब्जेक्ट C1 किया या C1 प्लस 4 किया तो वो ये नहीं चलता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे ये प्रेफर किया जाता है जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो बन रहा होता है। अब आगे चलते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक और बात करें कि हम तब भी यूज करते हैं एज अ ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए एज अ मेंबर फंक्शन, जब हमने एक्सेस करना हो दिस टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने प्लस इक्वल टू जैसे कंपाउंड असाइनमेंट में यूज कर सकते हैं, या प्लस प्लस के केस में तब भी यूज कर सकते हैं। तो प्लस प्लस में अगर हमने उसकी वैल्यूज को इंक्रीमेंट कराना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ ले लेता हूँ जिसमें हम क्या करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे शो करते हैं प्लस प्लस और या माइनस माइनस, जैसे भी आप समझ लीजिए, इन सभी के लिए हम यूज करते हैं या हम ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मान लो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास काउंटर। अब इस क्लास के अंदर मैं एक डेटा मेंबर ले लेता हूँ और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। अब ये कंस्ट्रक्टर के बाद मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर जो ऑपरेटर प्लस प्लस को ओवरलोड करना है, तो इसके लिए प्लस प्लस कर देता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास, वैल्यू नहीं वैल है, ओके, और रिटर्न दिस। अब रिटर्न दिस है तो इसलिए इसकी जो रिटर्न टाइप होगी इसी क्लास की होगी और बाय रेफरेंस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसको मॉडिफाई इसको प्रोग्राम को चलाते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू अगर हमने एक ली हुई है तो उस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब हमारे पास एक काउंटर का सी ऑब्जेक्ट है और उसको हमने सी प्लस प्लस किया, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी अगर हम इसको वैल्यू इस तरह से एक वैल्यू पास कर रहे हैं। और अगर हमने यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दिया, हाँ यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया और इस तरह से वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, तब भी ये हम एज अ मेंबर फंक्शन, तो ये आप देख रहे हैं क्लास के अंदर ही बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास खत्म कर लेता हूँ। तो ये क्लास के अंदर बना रहे हैं, इस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्लस इक्वल टू के केस में, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वैल्यू या जो भी वैल है हमने यूज किया हुआ वैल प्लस इक्वल टू, जो भी हम यहाँ पे अब हमें पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इंट एक नंबर n के साथ, और यहाँ पे हमने रिटर्न करना है दिस, तो यहाँ पे हमें काउंटर एंड लिखना पड़ेगा, यानी क्लास का नाम और उसमें रेफरेंस वेरिएबल हमने एज अ रिटर्न करना है। तो इस तरह से ये काम करता है। और इस केस में हम यहाँ पे c प्लस इक्वल टू सम, यहाँ पे भी हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो एक नंबर होगा जैसे 2, तो उस केस में ये काम करेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कब किस केस में एज अ मेंबर फंक्शन यूज किया जाता है। अब इन सभी का एक कोड देखते हैं और ये कैसे काम। यहाँ पे वही प्रोग्राम जो हमने पीछे किया कॉम्प्लेक्स क्लासेस के साथ, उसको शो करने के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कौन कौन से ऑपरेटर्स मेंबर फंक्शन की तरह लोड होते हैं, तो उनके लिए दोबारा इसको एक्सटेंड करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले
मैं वही ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर की बात करने जा रहा हूँ। इस ऑपरेटर को हम पहले पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके। जब भी शुरू करना है ऑपरेटर, उसके बाद वो सिंबल, उसके बाद पेरेंथेसिस और करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। और क्योंकि इस ये तभी पॉसिबल है जब एक ऑब्जेक्ट LHS हो, तो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए उसको पास करेंगे और रियल और इमेजिनरी में उसकी वैल्यू यानी कि अदर डॉट रियल और अदर डॉट इमेजिनरी जैसे पहले किया था और रिटर्न कर देंगे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहाँ पे हमने जैसे पहले लिए थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना लिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास C1 एंड C2 दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनके ऊपर हम एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, लेट बी C3, और C1 प्लस C2 को हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे हमने पहले किया था। अब ये भी इंश्योर करना है, ये तभी पॉसिबल है अगर हम C1 प्लस C2 कर रहे हैं 5 प्लस C2 के केस में, या C2 प्लस 5 के केस में ये पॉसिबल नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन भी बना लेते हैं। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा कि रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को, अगर इमेजिनरी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो प्लस सिंबल बीच में आए, वरना ना आए। और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऐड करनी है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो मैंने ऐड किया है। उसके बाद IMG आई एंड एल। अब यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप हमें मेंशन करनी चाहिए, कमेंट में मेंशन कर दूँ ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ब्रैकेट्स में डालना, नहीं तो ये मैसेज हमें एक एरर का शो कर रहा था। अब ये प्रिंट हो गया है। अब इसको भी हमें कॉस्ट मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ। अब इसको मैं कॉल करता हूँ C3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंट को, क्योंकि उसी मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट उसी, ये जो मेंबर फंक्शन बनाया था प्रिंट, ये उसी क्लास का। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट 3+2 आ गई। स्पेस थोड़ा सा डाल लेंगे तो आउटपुट और अच्छी हो जाएगी डिस्प्ले में। अभी आपने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। अब इसी तरह यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, रिजल्ट ऑफ C1 प्लस C2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने ये प्लस ऑपरेटर का फंक्शन बना लिया था, ऑपरेटर फंक्शन। अब हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, तो प्लस इक्वल टू पेरेंथेसिस और उसके बाद करली ब्रेसेस। अब ये भी उसी पैटर्न पे हम, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे उसी क्लास का, लेफ्ट हैंड साइड इज अ क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे रियल प्लस इक्वल टू उसकी वैल्यू अदर वाली वैल्यू उसमें ऐड हो जाए, प्लस इक्वल टू जैसे ऑपरेटर काम करता है। और यहाँ पे रिटर्न दिस यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर दें, तो यहाँ पे हम बाय रेफरेंस रिटर्न करते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब ओवरलोड कर लिया है ये कोड के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको यूज करेंगे, तो C1 प्लस इक्वल टू यानी कि C2 और C1 को प्लस करो और उसका रिजल्ट C1 में डाल दो। तो जो कॉल कर रहा होता है ऑपरेटर, वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं, मतलब C1 कन्वर्ट हो जाएगा C1 डॉट ऑपरेटर जो होता है, और एक ब्रैकेट में हम उसकी वैल्यू पास करते हैं ऑपरेटर प्लस फंक्शन में, प्लस इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ पे भी ये हमने ओवरलोड कर लिया। अब 30 और भी ऑपरेटर्स हम करते हैं कि करके। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर इक्वल टू फंक्शन बनाने जा रहे हैं। अब इसके अंदर इसी तरह हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है और यहाँ पे चेक करना है कि अगर जो करंट ऑब्जेक्ट और जो हमने पास किया उसके बराबर नहीं है, और हमने बाय रेफरेंस पास करना है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉन्स्ट भी डिक्लेयर कर लिया। अब रियल इज इक्वल टू अदर रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है याद रखना, तो ये असाइन कर देगा उसकी वैल्यू को, रियल के अंदर अदर की वैल्यू आ जाएगी और इमेज। और इसी तरह हमने रिटर्न स्टार दिस ये कर रहे हैं, रिटर्निंग करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स और उसके बाद एप्रिसेंट। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट C4 इज इक्वल टू C1 करते हैं, यानी कि C1 की वैल्यू C4 में आ जाए, और इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं C4 क्या वैल्यू है इस वक्त। तो यहाँ पे C4 की वैल्यूज जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें करेक्ट आउटपुट आ गई है।
ठीक है, यानी कि C1 की जो करंट वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए अब हम और ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर जो ओवरलोड करेंगे वो है प्लस प्लस ऑपरेटर, यानी कि अब इसमें भी दो ऑप्शंस होती हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो पहले हम प्रीफिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को करते हैं। प्लस प्लस यहाँ पे नॉर्मल अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, और इसको हमने रिटर्न कर दिया स्टार देश लिख के। तो जैसे हम करते हैं तो इसमें अगर हम कोई भी यहाँ पे लाइन सेपरेटर थोड़ा इजी हो जाएगा व्यू में। अब प्लस प्लस C4 करेंगे, यानी कि जो करंट C4 की वैल्यूज है उसमें एक एक वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। तो आफ्टर प्लस प्लस C4 एग्जीक्यूशन के बाद क्या वैल्यूज होंगी C4 की, तो यहाँ पे देखिए एक एक वैल्यू बढ़ गई है, 3 से 2 हो गई है और 2 से 3 हो गई। अब आगे चलते हैं, इसी तरह हम पोस्ट फिक्स को भी ओवरलोड करेंगे। यहाँ पे कोड थोड़ा चेंज होता है, ओवरलोडिंग पोस्ट फिक्स प्लस प्लस ऑपरेटर। जैसे प्लस प्लस कर रहे हैं वैसे ही आप माइनस माइनस ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर पास करेंगे और टेम्प के अंदर करंट ऑब्जेक्ट डाल देंगे और प्लस प्लस स्टार दिस लिख देंगे, यानी करंट ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल कर लेगा। तो इस तरह से वो हमारे पास पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे वैल्यूज। हम C5 ले लेते हैं और C4 प्लस प्लस करते हैं। तो जहाँ पे जब हम वैल्यू C5 की प्रिंट करेंगे पहले, तो आपको मालूम है ये प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, 4 और 3 है। पर जैसे ही हम C5 की जगह C4 प्रिंट करते हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं C4 की अब वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे C4 की जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए। तो इस तरह से चेंज हो गई है, एक एक वैल्यू बढ़ गई है। तो इस तरह से हमने प्लस प्लस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स किया। आप डिक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस ऑपरेटर भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। ये भी मस्ट है, जैसे मैंने अभी बात की थी। अब इस केस में देखें कि यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करने जा रहा हूँ एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम मैसेज डालेंगे, अगर इंडेक्स 0 है तो रिटर्न कर दे रियल, नहीं तो 1 है तो इमेजिनरी, और अगर कोई और वैल्यू आती है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे, आउट ऑफ रेंज है। तो इसके लिए यहाँ पे मैसेज आ जाए इंडेक्स मस्ट बी आइदर 0 और 1। ओके, अब यहाँ पे कोई वैल्यू, हमने डबल वैल्यू रिटर्न करनी है बाय रेफरेंस, और यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं एक फाइल, ताकि थ्रो या एक्सेप्शंस के लिए std एक्सेप्ट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम चेक करते हैं अपने कोड में। तो सी आउट यहाँ पे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ C4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे उसका फर्स्ट इंडेक्स आ गया C0, और सेकंड पार्ट है आपको मालूम है इमेजिनरी C1 होगा। तो इस तरह से ये सबस्क्रिप्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी हमने ओवरलोड करके देख लिया। ओके, आउटपुट आ गई है, आप देख रहे हैं, क्लियर है। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हुए और नेक्स्ट ऑपरेटर ओवरलोड करने जा रहे हैं, और अब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमने अगर प्रिंट करना है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो इसलिए हमने सी मैथ इंक्लूड कर लिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमने उन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर करके अंडर रूट कर लिया। तो इस तरह से ये फंक्शन कॉल होने पे हमारा मैग्नीट्यूड डिस्प्ले होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप कोई नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट लिखेंगे कॉलिंग द फंक्शन। तो यहाँ पे हमने अलग लाइन में लिखना है इसको।
तो C4 फंक्शन कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग जब वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बट आपको आइडिया जनरेट करने के लिए कैसे ओवरलोड हो गए। इसी तरह अब हम एरो ऑपरेटर, जिसमें मेंबर टू द मतलब मेंबर और पॉइंटर, जो हम एक्सेस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और पॉइंटर को इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तो एरो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। अब इस केस में हमें एक पब्लिक स्ट्रक्ट बना लेते हैं हेल्पर। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है कि हमने एक फंक्शन बना लिया पब्लिक। आपको मालूम है स्ट्रक्चर में सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो ये एक मैसेज इन्फो फंक्शन बनाया और वो कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन है और सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दिया। आप अगर स्ट्रक्ट की जगह क्लास भी लिखना चाहते हैं, ये देखो स्ट्रक्ट बन गया, इसकी जगह आप क्लास भी लिखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें प्राइवेट होता है, तो यहाँ पे पब्लिक लिख लीजिए, तो ये भी काम करेगा। अब इसके अंदर ध्यान से देखना है कि हमने एक एरो फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा, ये कुछ हमें ध्यान से देख के ऐसे करने की बजाय हमें यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ रही है। तो हमें एक डेटा मेंबर बनाना चाहिए पहले। तो हमें यहाँ पे एक डेटा मेंबर बनाते हैं, लेट इट बी जो हमने उस क्लास है हेल्पर क्लास, उसका पॉइंट उसको कर रहा होगा पॉइंटर, ताकि उसका फंक्शन कॉल हो सके। तो ptr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है हेल्पर क्लास को। अब इसको हम कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं नल ptr के साथ। इस ptr डाटा मेंबर को नल ptr के साथ साइन कर दिए। अब यहाँ पे हम ptr लिखेंगे, अब ठीक हो गया, ptr इज इक्वल टू न्यू, अब हमने ये लिखना है, इससे सिंपल लिखते हैं रिटर्न ptr, ताकि वो फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर ले हेल्पर के। तो ये रिटर्न वैल्यू, क्योंकि इसको पॉइंट करेगा तो हेल्पर स्टार लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे सिंपल एरो ऑपरेटर के साथ इन्फो को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो फंक्शन कॉल हो गया। तो इस तरह से फंक्शन कॉल ऑपरेटर भी हमने, सॉरी एरो ऑपरेटर भी हमने ओवरलोड कर लिया। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे न्यू और डिलीट की भी बात कर लेते हैं। तो न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए यहाँ पे हमने उसका सिंटेक्स लिख दिया और हमने इसको पास किया एक साइज वेरिएबल एज अ पैरामीटर। अब इसमें हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं कि हम न्यू ऑपरेटर के कॉल कर रहे हैं और जिसमें वो एलोकेट करेगा मेमोरी, और कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, जो उसका साइज होगा उतने बाइट्स की। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हमने यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल करना है और न्यू साइज रिटर्न कर देना है। तो हमने इसको पास किया न्यू साइज और यहाँ पे वॉइड स्टार लिख दिया हमने। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है तो हमें इसको ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए था। यस, इसी फंक्शन को कॉल करना है साइज, ओके। अब इस फंक्शन को हमने कॉल भी कर लिया। इसी तरह हम डिलीट का भी पहले बना लेते हैं ताकि हम शो कर सकें न्यू और डिलीट इकट्ठे। तो उसमें भी हम एक मैसेज सेम कॉपी कर लेते हैं, न्यू की जगह डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल पास करते हैं जो अभी एक तरह से किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, वॉइड है। तो इस तरह से एक मैसेज आएगा डी एलोकेटिंग मेमोरी, बस इतना ही बहुत है। और यहाँ पे भी इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब फंक्शन को हम ऑपरेटर डिलीट फंक्शन को कॉल करते हैं और ptr इसको पास कर देते हैं। अब हम यहाँ पे न्यू के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो C6 ऑब्जेक्ट पॉइंटर न्यू मतलब डायनेमिक मेमोरी के साथ एक ऑब्जेक्ट बन रहा है C6, ये क्रिएट हो गया। और इसी तरह हमने एक मैसेज, इसकी वैल्यूज क्या है इस वक्त, वो प्रिंट हो गई। हम यहाँ पे स्टार डॉट भी यूज कर सकते हैं, ये आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6 प्रिंट, ओके। और अब इसको डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पे आप रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर दिया उसने मेमोरी, और उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया, डी एलोकेट भी कर दिया।
आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एरे के साथ। तो यहाँ पे बस सिंबल थोड़ा सा यहाँ पे एरे का सिंबल के लिए सबस्क्रिप्ट डाल देना। इसी तरह डिलीट के केस में भी सेम, यहाँ पे अब यहाँ पे एक एरे ऑफ मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो एरे एलोकेशन हो रही है डायनेमिकली। तो यहाँ पे हम एक एरे बनाने जा रहे हैं। दो मेंबर्स एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट मेंबर में हम C6 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा एक और बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा था C7 को हम एरो ऑपरेटर के साथ डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने C7 बना लिया, 1 सेकेंड एलिमेंट। अब ये एलोकेशन होने के बाद यहाँ पे आप नोटिस कीजिए हम एरे के कंटेंट्स, पहले एलिमेंट के कंटेंट्स मैसेज में डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पे वो डॉट प्रिंट फंक्शन इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉल कर लेते हैं। इसी तरह हम सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एरे डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 0 0 इसलिए आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक इशू है, मेरे को लग गया पता शायद कि हमने ऊपर C6 को जब डिलीट ही कर दिया C7 दोनों को, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हमें यहाँ पे दोबारा से उनको क्रिएट कर लेना चाहिए। तो ये देखिए अभी भी 0 हमने देखा है आ रहा है, तो हमें यहाँ पे वो डिलीट होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम वो दोबारा से ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम एक न्यू क्रिएट कर लेते क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वाले को कह रहा था पहले से हुआ हुआ। अब ये मेरे ख्याल ठीक चलेगा। यस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मैसेजेस प्रिंट कर दिए। हमने नया ऑब्जेक्ट जो बनाया उसको भी डिलीट कर दिया, दोनों बार मैसेज आ रहे हैं। मैंने दोनों में सेम मैसेज लिख दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज भी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने एक मैसेज में डिस्प्ले, ताकि आपको डिफरेंशिएट भी कर सके। तो इस तरीके से आप एरे एलोकेशन भी कर सकते हैं डायनेमिकली अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली मैसेज। तो यहाँ पे आप पूरा कोड देख सकते हैं आराम से, एक एक फंक्शन हमने पूरा बनाया हुआ है। ध्यान से देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कब हम यूज करते हैं एक नॉन मेंबर फंक्शन टू ओवरलोड एन ऑपरेटर। यानी कि जब हम ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम नॉन मेंबर फंक्शन कब लेते हैं। तो हमारे पास हमने पिछले केस में देखा, जब LHS एक इंस्टेंस ऑफ योर क्लास होता है तो हम उसको मेंबर लेते हैं। बट इफ इट इज नॉट, LHS साइड इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ योर क्लास, तो उस केस में हम इसको नॉन मेंबर फंक्शन लेते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ रिलाय करते हैं दिस, और दिस उस केस में LHS ऑब्जेक्ट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को। और हमारे पास जो बिल्ट इन टाइप्स होती हैं या अनरिलेटेड टाइप्स होती हैं, उस केस में जैसे कि अगर हम बात करें हमने एक इंटीजर या डबल को ऐड करना है अपने ऑब्जेक्ट में, स्टैंडर्ड टाइप्स की बात करें, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेटर होता है ना, वो क्लास नहीं होता। जैसे इस केस में वो प्रिमिटिव टाइप का है, इस केस में वो std o stream या i stream क्लास का है। तो इस केस में हमें जैसे लिखना हो 5 प्लस कॉम्प्लेक्स का C1 हमने ऐसे लिखना हो, या हमने लिखना हो o stream, इसमें ऐसे होगा। यानी कि जो LHS है वो उस केस में बिल्ट इन टाइप है या अनरिलेटेड टाइप है या स्टैंडर्ड टाइप है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्ट इन टाइप के केस में या प्रिमिटिव टाइप्स के केस में यहाँ पे, या फिर हम बात करें इसमें जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है वो ओ स्ट्रीम का या आई स्ट्रीम का मेंबर है, तो उस केस में हम उसको नॉन मेंबर लेते हैं। दूसरा केस तब आता है जब हमने यहाँ पे सिमेट्री होती है ऑपरेंड्स के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास, अगर अर्थमेटिक में भी बात करें, अगर हमने a प्लस बी
और b प्लस a दोनों अलाउ करने हो, तो उस केस में अगर हमें यूज करना पड़ेगा तो एज अ नॉन मेंबर लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन में बात करें a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू a, उस केस में, या फिर हम जब बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं, स्पेसिफिकली इन ऑपरेटर्स के साथ नेगेशन जो या टिल्ड साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो एज अ नॉन मेंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जब सिमेट्री शो करनी होती है, सिमेट्री के केस में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर हमने ऐसे करना है या a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू a, इस तरह से सिमेट्री शो करनी हो तो भी हम इसको एज अ नॉन मेंबर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं इफ ऑपरेटर डज नॉट मॉडिफाई द इंटरनल स्टेट, जैसे कि उसमें कोई चेंजेस नहीं वो लेके आ रहा, तो उस केस में हमारे पास तब भी हमें, जैसे कि ऑपरेंड्स के केस में कंपैरिजन ऑपरेटर्स बिटवाइज, तो इन सभी के केस में तब भी हमें नॉन मेंबर लेना चाहिए। टू सेपरेट ऑपरेटर लॉजिक and class internals, तो या do not want every utility function to access private members, या प्रिजर्व करना चाहते हैं encapsulation, तो उस केस में भी हम उसको एज अ फ्रेंड फंक्शन ले लेते हैं। तो इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम एग्जांपल्स स्टडी करते हैं, पर पहले उससे पहले हम एक आइडिया दे देते हैं कि वो कैसे यूज किए जाते हैं। तो हाउ टू ओवरलोड एन ऑपरेटर एज अ नॉन मेंबर, हमारे पास दो होते हैं तरीके। पहला तो होता है एज अ फ्रेंड फंक्शन। अब यहाँ पे आपने पहले अभी पिछले कोड में देख ही चुके हैं एक एग्जांपल में कि हमने देखा था कि हमने एक क्लास के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया। अब उस केस में वो फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर यहाँ पे जो भी सिंबल होता है उसको हम ऐसे बना लेते हैं और इनसाइड द क्लास स्पेसिफाई करते हैं। और फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग या किसी भी हमने जो ऑपरेटर को एज अ नॉन मेंबर ओवरलोड करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न टाइप, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं उसके पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर्स को। तो ये जो फ्रेंड फंक्शन वाला तरीका तब यूज किया जाता है जब पहले ऑपरेटर नीड्स टू एक्सेस प्राइवेट डेटा, यानी कि उस क्लास का प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तब यूज कर सकते हैं, या अगर हम नॉन मेंबर फॉर्म में चाहते हैं बट फुल एक्सेस चाहते हैं उसको, तो यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं एज अ फ्रेंड फंक्शन ओवर करूँ। पर एक और तरीका होता है कि हम यूजिंग पब्लिक इंटरफेस बनाना चाहें, या हमने यहाँ पे कोई पब्लिक इंटरफेस बना दिया और उसके थ्रू हम यूज करना चाहें, तो उस केस में भी हम यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसमें इसको यूज कर सकते हैं जब हमने प्रिजर्व करनी है एनकैप्सुलेशन, या डज नॉट वांट टू एक्सेस प्राइवेट क्लास डेटा या प्राइवेट स्टेट। तो इस तरह से जब हम अलग अलग वेज में, तो वेज होते हैं अलग अलग, जब एज अ नॉन मेंबर फंक्शन हम यूज करते हैं तो या तो एज अ फ्रेंड फंक्शन बना दें या हम उसको एज अ पब्लिक इंटरफेस बना दें। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। आओ कोड देखते हैं। यहाँ पे हम कोड बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ओवरलोड करेंगे ऑपरेटर्स, स्पेसिफिकली उन ऑपरेटर्स को जो कि एज ए नॉन मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स क्लास ली हुई है, उसके दो डेटा मेंबर्स रियल इमेजिनरी बनाए हुए हैं, साथ में कंस्ट्रक्टर और दो पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बनाए हुए हैं, गेट रियल और गेट इमेज। हम पहला ऑपरेटर प्लस करने जा रहे हैं जो हमने पहले भी किया था। तो प्लस ऑपरेटर को हम यहाँ पे ऐसे ओवरलोड करेंगे कि वो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे हमने दो इसको पैरामीटर्स भी पास कर दिए, ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं और दोनों कॉन्स्ट है। साथ में हमने इसको एज ए फ्रेंड फंक्शन बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूँ जो कि मैं बाहर जाके डिक्लेयर करूंगा। तो इस फ्रेंड फंक्शन को, ताकि ये C1 प्लस C2 को सपोर्ट कर सके। अब इस फ्रेंड फंक्शन को मैं डिफाइन भी करूंगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट होके बंद आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन भी करूंगा और मैं यही इसकी हेडिंग फंक्शन हेडर कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट डालता हूँ जिसमें ये ए और बी के रियल पार्ट को ऐड करेगा और इसी तरह ए और बी के इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने स्टेटमेंट डाल दी है। अब मैं मेन में जाके दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी डेटा मेंबर्स और कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे C1
और C2, तो ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे कंस्ट्रक्टर इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देगा, रियल और इमेजिनरी की। अब मैं यहाँ पे सम करता हूँ इनका C1 प्लस C2, और एक यहाँ पे मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं इनको प्रिंट भी कर सकूं। अब इसके लिए मुझे इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, जो कि ओस्ट्रीम क्लास के लिए होता है। तो इसके एक लिए हमने ओस्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लिया है, और दूसरा मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पास करना है, अब ये इसकी रिटर्न टाइप भी ओस्ट्रीम ऑब्जेक्ट की तरह होगी, ओस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह होगी, और बाय रेफरेंस होगी। तो ओस्ट्रीम का यहाँ पे ओएस जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सी का रियल पार्ट पहले प्रिंट करने के लिए पास कर दिया है। और अगर जैसे हमने प्रिंट पिछले कोड में लिखा था, प्रिंट फंक्शन बनाया था, उसी तरह अगर इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ पे वो नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको एज ए फ्रेंड फंक्शन नहीं बताया हुआ था। अब वो उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 अगर है तो प्लस का सिंबल आए उसके लिए स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने नॉर्मली किया था। अदरवाइज वो इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट करे और आई भी ऐड कर दे। और इस ओस्ट्रीम ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हमने उसकी रिटर्न टाइप ओस्ट्रीम और बाय रेफरेंस लिखी। अब इस तरह से अगर हम यहाँ पे चेक करें, जब हम यहाँ पे सम को सी आउट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ गया। स्पेसिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेस डाल देता हूँ, ओके। और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा आउटपुट में क्लियर हो जाए। ओके, सो यू कैन सी द आउटपुट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको चाहते हैं कि ये 5 प्लस या कॉम्प्लेक्स C1 प्लस 5 को सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए मैंने जो सेकंड पैरामीटर है उसको डबल का शो कर दिया, और इसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसको भी हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम फंक्शन हेड कॉपी करके उसके आगे फ्रेंड डेक्लेरेशन जैसे दी जाती है, और जिस क्लास में हमें उस पर्टिकुलर क्लास को मतलब जिसके अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को स्पेसिफाई करना होता है। तो ये C1 प्लस 5 टाइप को सपोर्ट करेगा। तो आपने कोड में देखा ही है कि वो रियल पार्ट में 5 ऐड कर देगा। तो हम C2 में सम 2 में C1 प्लस 5.0 ऐड करते हैं, तो आप आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे सम 2 लिखना था, ओके 8 हो गई है, इमेजिनरी में चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर हमने 5 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे a प्लस बी रियल लिख देंगे, और हमारा यहाँ पे b डॉट इमेजिनरी भी लिखना पड़ेगा हमें। ओके, b डॉट इमेजिनरी। तो इसको भी हमने एज ए फ्रेंड फंक्शन ट्रीट करना। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो हम पहले सम लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे 5.0 प्लस C1 या 4.0 प्लस C2 कर लिया, C1 कर लिया। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं। सो फ्रॉम द आउटपुट इट इज क्लियर कि ये एक डबल वैल्यू को ही ऐड कर रहा है। तो ये सभी टाइप्स की अलग अलग वेज, जैसे कि हम प्लस ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं। तो उसको ओवरलोड करने के लिए, और वो रिटर्न करता है एक बूल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने उसको भी फ्रेंड फंक्शन बना दिए, ताकि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सके।
तो यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे। एक तरीका है कि a डॉट रियल इज इक्वल टू b डॉट रियल कॉमा a डॉट इमेजिनरी एंड a डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू b डॉट इमेजिनरी, ऐसे स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। और क्योंकि ये बूल वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट एक लिख रहे हैं, उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यस नो में हम प्रिंट कर देते हैं एक मैसेज। इस कंडीशनल ऑपरेटर को हमने पेरेंथेसिस में डाल दिए और एंटर। अब इसको हम एक बार चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। अब हम नॉट इक्वल टू को भी इसी तरह हमने सेम टू सेम कॉपी कर दिया, बस सिंबल चेंज कर दिए। या फिर हम इस स्टेटमेंट की जगह सीधा लिख देते हैं नॉट ए इज इक्वल टू बी, तो वो जो ऊपर वाला फंक्शन हमने बनाया हो उसको यूज कर लेगा। तो यहाँ पे जब हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए मैसेज ऐसा आ गया। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं। हम ये सारे डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ऑपरेटर्स जो नॉन मेंबर की तरह ओवरलोड किए जाते हैं, उनकी डेफिनेशंस को हम इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉजिकल एंड, उसके लिए हम एक जीरो इज जीरो नाम का पब्लिक मेंबर फंक्शन बना देते हैं। और उसके अंदर लिख देते हैं रिटर्न रियल जीरो एंड इमेजिनरी जीरो और बूल वैल्यू। और इसको भी हम कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इनके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फंक्शन बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फंक्शन बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लॉजिकल एंड के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे फिर वही प्रिंट एफ के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे और यहाँ पे इनका एंड ऑपरेटर का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हम मैसेजेस इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि यूजर डिफाइंड टाइप के हैं उनके साथ ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऑपरेटर फंक्शंस अलग अलग बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक बारी और मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया ताकि मैं एक बार आपको ट्रू और एक बारी फॉल्स को रिटर्न करवा सकूं। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब हम ऑपरेटर जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उसमें एक ऑपरेटर ग्रेटर देन को कर रहा हूं। बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि इसको मैं एज ए फ्रेंड फंक्शन नहीं बना रहा। मैंने यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट लिख दी है कि हम उनके मैग्नीट्यूड को रिटर्न कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसी तरह, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मैग्नीट्यूड्स के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी रिटर्न बूल, दोनों ए और बी के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करने पे। तो ये प्योर नॉन मेंबर फंक्शन है क्योंकि इसको हम एज ए फ्रेंड फंक्शन नहीं बना रहे जैसे कि हम पहले बनाते आ रहे हैं पिछले ऑपरेटर्स के केस में। तो कंपैरिजन बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम यहाँ पे मेन में C1 और C2 को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि अगर वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमने चेंज किया। अब इस तरह से हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि ये सारे आप इस तरह से काम करें।
अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं समरी ऑफ सारे ऑपरेटर्स वो कैसे टेबल की फॉर्म में शो करके कि उनको कैसे ओवरलोड किया जाता है। तो पहले हमने डिस्कस किए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें हमारे पास ये सारे और प्लस का हमने एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे याद हमने अगर हम पीछे जाकर दोबारा देखें तो हमने प्लस ऑपरेटर को कैन बी अ मेंबर एंड बट यूज नॉन मेंबर, मतलब नॉन मेंबर तब यूज करें अगर हमें सिमेट्री की जरूरत होती है। तो उस केस में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास C3 कॉम्प्लेक्स के केस में C1 प्लस C2 है तो हम एज ए मेंबर कर रहे थे, और उस केस में हम इसमें सिंगल पैरामीटर पास कर रहे थे यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट। बट अगर हमें सिमेट्री चाहिए या हमने सपोज करो कि ऐसे करना है कि अगर हमने उसमें एक इंटीजर वैल्यू या डबल वैल्यू प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू ऐड करनी है, जैसे हमने देखा 5 प्लस C1 या C1 प्लस 4 या a इज इक्वल a प्लस बी या b प्लस c दोनों सपोर्ट करे, तो इस केस में हम इसको नॉन मेंबर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देखा था कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसको अंदर हमने प्लस इक्वल टू का भी एग्जांपल किया था। तो प्रेफर किया जाता है मेंबर क्योंकि वो मॉडिफाई करता है ऑब्जेक्ट ऑन द LHS। तो इस कर केस में हमने उसको मेंबर के साथ किया था, और इससे यू कैन अवॉइड क्रिएटिंग टेम्प ऑब्जेक्ट्स और मेकिंग कोड फास्टर, और ये हमारे पास जनरली हम इसको प्रेफर करते हैं। आगे चलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में, जैसे हमने प्लस प्लस या माइनस माइनस, और इसको हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे भी हम प्रेफर करते हैं बट इट कैन बी अ नॉन मेंबर। ठीक है, ये चीज का याद रखना है। और इसमें ऑपरेशन जो होता है हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे करना है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के केस में। उसके बाद हम चलते हैं, हमने आगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे। अब इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने ये वाले ऑपरेटर जिसमें हमें सिमेट्री चाहिए होती है, तो इन सभी के अंदर ऑफन एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ध्यान देखा था कि हमने एज अ नॉन मेंबर फंक्शन इसको ओवरलोड किया था। अब आगे चलते हैं, हम और भी ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूजली नॉट को तो ऐसे मेंबर लेते हैं, पर बाकी का जो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें हमने लॉजिकल एंड डिस्कस किया था उसको हम नॉन मेंबर लेते हैं। बट वो कहता है कि इसको अवॉइड करो। इसको अवॉइड क्यों करो? क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर को लूज कर जाता है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन लैंग्वेज के अंदर होता है। जैसे कि अगर हमने चेक करना हो इफ ए एंड बी, अगर आपको याद हो तो बी तभी इवेल्युएट होता है अगर ए ट्रू हो, अदरवाइज बी को इवेल्युएट करने की, तो ये जो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर है ये लूज कर जाता है। आगे चलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो बिटवाइज में हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें जो यूनरी है उसको हम मस्ट बी अ मेंबर बनाते हैं, और बाकी के जो होते हैं जो नॉन मेंबर्स होते हैं एंड वो मॉडिफाई बिटवाइज को इसलिए ये यूनरी को बनाते हैं क्योंकि वो मॉडिफाई करता है ऑब्जेक्ट ऑन द LHS। तो यहाँ पे आपने नोटिस क्या किया है कि सिर्फ एक है, बाकी को हम ओवरलोड करते हैं एज अ नॉन मेंबर। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो ये सारे ऑपरेटर्स थे जैसे असाइनमेंट, सबस्क्रिप्ट और फंक्शन कॉल और एरो ऑपरेटर, तो इनके केस में हमने ये मस्ट कंडीशन के अंडर आ रहा है कि यहाँ पे इनको ऐसे ही करना चाहिए और इसके बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, स्ट्रीम ऑपरेटर्स इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के केस में जब हमने एक फंक्शन बनाया था और नॉन मेंबर की तरह हमने इसको यूज किया था, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप एज ए मेंबर फंक्शन में अगर प्रिंट फंक्शन हमने ध्यान रखा कि अगर आप पीछे जाके दोबारा भी उसको देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब और भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, न्यू और डिलीट। ठीक है, तो इसको हमने एग्जांपल दिया था, इसको हमने इम्प्लिसिटली एज अ स्टैटिक मेंबर बनाया था यानी कि मेंबर फंक्शन की तरह ओवरलोड किया था, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो बिफोर द ऑब्जेक्ट इज फुली कंस्ट्रक्टेड तब अप्लाई किए जाते हैं, और आफ्टर इट इज डिस्ट्रॉयड डिलीट के केस में। तो इसके लिए हम इसको एज अ क्या कहते हैं, न्यू और डिलीट को एज अ स्टैटिक मेंबर लेते हैं। और देयर इज नो मतलब वैलिड दिस पॉइंटर, तो इस केस में एट द टाइम व्हेन दे आर कॉल्ड, तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम ओवरलोड नहीं भी कर सकते, जैसे मेंबर एक्सेस, पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस, स्कोप रेजोल्यूशन, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, रिपीट टाइप आईडी, अलाइन ऑफ,
और इसके बाद नो एक्सेप्ट। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हमारे पास ओवरलोड करने की ऑप्शन नहीं होती। तो ये सारी आपको एक समरी प्रोवाइड कर दी गई है जिससे आपको पता चल सकता है क्विकली कि कौन से ऑपरेटर्स कैसे किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डिजायर्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कोड को मोर इंट्यूटिव और नेचुरल बना देता है। कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे कि देखा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, मान लो C1 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। तो इस वे में लिखना बहुत ईजी है, नेचुरल लगता है, रिजेंबल करता है। और हमें यहाँ पे अगर ऐसे लिखना पड़ जाए इसी स्टेटमेंट को, कॉम्प्लेक्स C1 इज इक्वल टू C2 और यहाँ पे ऐड करना है तो हम इसको लिखें ऐड फंक्शन बनाएं और उसको ऐसे परफॉर्म करें। तो इट इज़ मोर इजियर टू, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ जब काम करते हैं उसमें भी ऐसे लिखते हैं, तो ये इजी और नेचुरल है। उसके बाद कंसिस्टेंसी विद बिल्ट इन टाइप्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हम इसको जैसे बिल्ट इन टाइप्स के साथ काम करते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स के साथ, उसी तरह ये काम करता है। फिर कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे कोड की रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमें मान लो कंपैरिजन भी करने हैं C1 इज इक्वल टू C2, तो ये हमारी रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है, ना कि अगर हमें इसको ये ऐसे लिखना हो इज इक्वल फंक्शन बना के। ऐसे हम कर सकते हैं बट बेटर है कि ये फीचर होने के कारण हमारे कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और ऑपरेटर्स एब्स्ट्रैक्ट लो लेवल डिटेल्स और शो द कोड मोर क्लियरली। तो इसके बाद चलते हैं एनहांस मेंटेनेबिलिटी। कोड को मेंटेन इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि जो सारा कोड के अंदर हम सारा एक फंक्शन बनाते हैं उसी के अंदर सारा कुछ लोकलाइज्ड होता है ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, जिस करके अगर कल को चेंजेस भी करने हो तो हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होता है। तो हम यहाँ पे उस ऑपरेटर फंक्शन के अंदर ही सारा कुछ करते हैं। अब डिबगिंग फैसिलिटेट्स डिबगिंग, जैसे आपको मालूम है डिबगिंग के लिए हम ओवरलोड करते हैं ये दो ऑपरेटर्स, जिसमें यहाँ पे ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम के हम ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस केस में हमने इसका एग्जांपल भी देखा। तो इसको हम बार बार स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और हमारे कोड के अंदर, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकें और चेक कर सकेंगे कि क्या इस वक्त वैल्यूज आ रही है। तो जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स बनाया तो अगर हमने बीच बीच में अगर स्टेटमेंट्स ये वाली ऐड करनी है और उनको चेक करना है क्या वैल्यू है, तो वहाँ पे ये डिबगिंग में भी एडवांटेजेस होता है। और यहाँ पे अगर हम एक और बात करें कि डेवलपमेंट बर्डन हमारा काफी कम हो जाता है, रिड्यूसेस डेवलपमेंट बर्डन। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू फंक्शंस के साथ काम करना है वो नहीं लर्न करना पड़ता, और हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को ही ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनके वही यूज करने पड़ते हैं, तो हमारे पास काफी इजी हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कहें कि जैसे प्रिमिटिव या बेसिकली जो जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ हम ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं उसको ही हम एक्सटेंड कर देते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए, तो ये बेटर माना जाता है और इसको हम डिजायर करते हैं और हम ये फीचर को सपोर्ट करते हैं C++ में। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले हम बात करें ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स जो हैं ओवरलोड किए जा सकते हैं, हम न्यू ऑपरेटर्स नहीं बना सकते। तो ये तो आप सभी को मालूम ही है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम अपने नए ऑपरेटर्स नहीं बना रहे थे, सारे एग्जिस्टिंग को ओवरलोड कर रहे थे। फिर ऑल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। हमने देखा कि बहुत सारे ऑपरेटर्स थे हमने ओवरलोड नहीं किए, जैसे स्कोप रेजोल्यूशन, हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, डॉट स्टार यानी कि मेंबर एक्सेस जो पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं, और साइज ऑफ ऑपरेटर, अलाइन, और उस केस में नो एक्सेप्ट। तो कुछ ऑपरेटर्स हमने ओवरलोड नहीं कर सकते। फिर सर्टेन ऑपरेटर्स मस्ट बी ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शंस एंड सम एज नॉन मेंबर्स। तो हमने वहाँ पे देखा कौन कौन से हमने इसको ओवरलोड किए, जैसे मेंबर फंक्शन कहीं पे मस्ट था, कहीं पे प्रेफर था, और कहीं पे दोनों, यानी कि प्रेफर का मतलब हम मेंबर फंक्शन प्रेफर करते हैं और कहीं पे हम दोनों वेज में कर सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी यूजर डिफाइंड टाइप, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम 5 प्लस C1 जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रिमिटिव टाइप किया, या C1 प्लस 4 किया, तो उस केस में यहाँ पे वो कहना है कि एक यूजर डिफाइंड जरूर होना चाहिए। आगे जो ऑपरेटर की सिमेंटिक्स है, जैसे कि उसका लॉजिक है वो काम करता है, तो वो भी ये प्रिजर्व करके रखता है और करना चाहिए।
तो ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जैसे वो ऑपरेटर्स नॉर्मली या प्रिमिटिव टाइप्स के साथ काम करते हैं। तो और यहाँ पे डिफॉल्ट प्रेसिडेंस एंड हायरार्की कैन नॉट बी चेंज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम इनको क्या कहते हैं मतलब प्रेसिडेंस और हायरार्की जो होती है उनकी चेंज नहीं करते, जैसे कि ऑपरेटर्स के साथ सपोर्ट की जाती है। तो इन रूल्स को हमें अपने साथ यूज, जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग किए तो इनको यूज करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि इनको हमें फॉलो करना होता है। अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला ये है कोड रीडेबिलिटी और एक्सप्रेसिवनेस। इसको ये इम्प्रूव कर देता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे हम नॉर्मली प्रिमिटिव टाइप्स या बिल्ट इन टाइप्स के साथ काम करते हैं, उसी तरह हम यूजर डिफाइंड के लिए अपने लिखते हैं। और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है C1 इज इक्वल टू C2 और इसके साथ इफ स्टेटमेंट लगानी है, तो ये बेटर है दो अगर C1 C2 ऑब्जेक्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स के, ना कि अगर मुझे ऐसा लिखना हो C1 इज इक्वल C2। तो इस तरह से बेटर क्या है कि अगर हम C1 C, तो यहाँ पे बोर रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। आगे कोड की मेंटेनेबिलिटी हमारे पास इंप्रूव हो जाती है, क्लीनर और कंसिस्टेंट कोड आते हैं जो कि इजियर टू मेंटेन होते हैं। सारा कुछ ऑपरेटर फंक्शन में कन्फाइन होता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें उसका कोड लिखना है और चेंजेस भी करने ईजी हो जाते हैं। फिर ये encourages reusability and symmetric logic। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि हमारे पास जब भी हम नॉन मेंबर फंक्शंस, तो वो अलाउ करता है ए और बी, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, अगर हमने परफॉर्म करना हो यूजर डिफाइंड, तो दोनों के साथ काम करने के लिए सिमेट्रिक लॉजिक हमें ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रिजर्व इनकैप्सुलेशन। तो ओवरलोडिंग जब हम नॉन मेंबर फंक्शन के साथ करते हैं तो वो इंटरनल डिटेल्स को प्राइवेट रखता है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम नॉन मेंबर की तरह उसको करते हैं तो हम मेंबर्स को प्राइवेट देते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स क्लास में। तो इस तरह से हमें वहाँ पे वो एडवांटेजेस होता है। आगे चलते हैं इंटीग्रेट विद टेम्पलेट्स एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो आगे जाके हम टेम्पलेट्स पढ़ेंगे, C++ में सपोर्टेड होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे मतलब इनके साथ STL कंटेनर्स के साथ काम करना हो तो हमें वहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं। और आगे ऑपरेटर चेनिंग का एक फीचर होता है जिसकी मदद के साथ हम ऑपरेटर्स की चेन बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी तो हमने एक्सट्रैक्शन या इंसर्शन ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। उसमें हमने अपना खुद एक मैसेज भी डाला और सम इज लिखा और इज इक्वल टू, और यहाँ पे C1 प्लस C2 की बात की। तो यहाँ पे उसके साथ हमने ऑपरेटर चेनिंग, इस तरह सीन के साथ भी अगर हम बनाएंगे तो भी यूज ये है। तो ये सब कारण हम एडवांटेजेस तो है ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, तो इसलिए हम यूज करते हैं। Subscribe, like, share